हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज के इस पार्ट में जो अपना सेकंड चैप्टर का पार्ट बचा हुआ था, उस पार्ट्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को भी चाहिए कक्षा 10 के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग हमें अपना नाम और एड्रेस भेज सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को मैं पूरे जो नोट्स है उसकी कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आ जाइए, बिना किसी देरी के चलते हैं। हमने लास्ट वाले में यहाँ तक पढ़ लिया था कि सभी जो क्षारक है, सभी जो क्षारक हैं जल में क्या नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, सभी जो क्षारक है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहा जाता है। जो क्षारक जल में घुल जाए, जो क्षारक जल में घुल जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। इनका स्पर्श साबुन की तरह कड़वा, साबुन की तरह क्या होता है, साबुन की तरह होता है चिकना, और स्वाद में कड़वे होते हैं। और प्रकृति संसारक होती है। जो प्रकृति है कैसी होती है, संसारक होती है। इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए। छूना भी नहीं चाहिए, चखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाथ जला सकते हैं। छूने पर क्या हो सकता है, हाथ जला सकते हैं, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। अगर हम अम्ल और क्षार किसकी, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाएं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम इस अभिक्रिया को, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एक मिनट में फैन चला लूँ भाई, है ना, थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है। खैर का कूलर चल रहा है इसमें, लेकिन फिर भी आगे चलिए। आगे देखिए, यहाँ पे H प्लस आयन, OH माइनस आयन, यहाँ पे H2O जल बन गया है। क्या बन गया है, जल बन गया है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 10वां। देखो ये जो सिंबल दिया हुआ है अपने को, ये लैब्स में लगाया हुआ होता है। क्या लगाया होता है, लैब्स के अंदर होता है। मतलब सांद्र अम्ल और तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगी चेतावनी के चिन्ह, ये बर्तनों पर ऐसी चेतावनी लगी रहती है, वहां पे इसका मतलब है कि ये बहुत हानिकारक है, आप इसे टच नहीं करें। मतलब अगर ये ये किसी लकड़ी पर गिर गया या फिर कैसे ऐसे पदार्थ पे गिर गया तो उसको खराब कर देगा, हाथ को क्या कर देगा, जला देगा, नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 10। कि एक बीकर में आप 100 ml जल 10 ml जल ले लीजिए। 10 ml का मतलब एक छोटा सा ढक्कन होता है, उतना ले लीजिए। और इसमें कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल माने जो H2SO4 है उसकी डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए, है ना। कुछ बूंदे डालिए, एक साथ जल के अंदर हम क्या नहीं डाल सकते हैं, कोई भी अम्ल नहीं डालते, धीरे धीरे करके डालते हैं। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। जो बीकर है उसका आधार है नीचे का, उसको चेक कीजिए कि क्या वो गर्म हुआ या नहीं हुआ। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया, जैसा था वैसा ही है, या थोड़ा सा गर्म हुआ या थोड़ा सा और ठंडा हो गया। यह प्रक्रिया क्या ऊष्मा सेपी अथवा ऊष्मा शोषी, क्या इसमें से ऊष्मा की जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, ऊष्मा की जरूरत पड़ी, या फिर ऊष्मा शोषी है। ठीक है, ऊष्मा सेपी का मतलब होता है ऊष्मा छोड़ना, ऊष्मा दे रही है। और ऊष्मा शोषी का मतलब है क्या इसे ऊष्मा देने की हमें जरूरत है, हम उसे ऊष्मा दे किसी पे गर्म करें। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड, मानी ये जो हमने HCl H2SO4 के साथ दर्शाया है ये क्रियाकलाप, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड मानी NaOH के साथ भी अपने को इसे क्या करना है, चालू करना है। ठीक है ना, क्या करना है, इसे चालू अपने को करना है। चालू का मतलब है कि इस प्रैक्टिकल को इसके साथ भी करना है। आगे देखिए, आगे अपने पास है कि जल में अम्ल या क्षारक
क्या है कि जो जल है उसमें अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मासेपी होती है। चाहे तो आप जल में अम्ल मिलाओ या फिर क्षारक मिलाओ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक यदि हम जल के अंदर मिला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो जल है वो ऊष्मा सेपी करेगा, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होगी उसमें, मतलब ऊष्मा छोड़ेगा, वो बर्तन गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल में सांद्र नाइट्रिक एसिड माने अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। मतलब अपने को अगर हम जल के अंदर H2SO4 मिला रहे हैं या नाइट्रिक एसिड HNO3 मिला रहे हैं, ये दोनों के दोनों प्रबल एसिड है। प्रबल का मतलब है खतरनाक, प्रबल का मतलब है खतरनाक। तो अगर हम खतरनाक एसिड्स को मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खतरनाक एसिड्स को मिला रहे हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि जल में एसिड मिलाएं, एसिड में जल नहीं मिलाएं, ठीक है ना। जल में क्या मिलाएं, बूंद बूंद करके एसिड मिलाएं, एसिड में जल नहीं मिलाएं, नहीं तो मामला गड़बड़ी हो जाएगा। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे डालें और जल को क्या करते रहे, हिलाते रहे आराम से। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अपस्फटित होकर बाहर आ सकता है। मतलब अचानक से जैसे उसमें गिराया और ब्लास्ट होके बाहर आ गया, ठीक है ना, बाहर आ गया। तो आराम आराम से मिलाएं। आप जल सकते हैं, साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का जो पात्र है, टेस्ट ट्यूब हो गई, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये ऐसी चीज टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। जो कांच के जो वेयर्स हैं, जो उपकरण है, वो टूट सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, जो बर्तन है उनको ध्यान रखना है कि हमें जल के अंदर एसिड मिलाना है, एसिड में जल नहीं मिलाना है, और वो भी धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन का मतलब होता है डिब्बा, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल ये उसमें आता है, पीपी होते हैं ना, पीपी बोलते हैं, बॉक्स जो होता है इसका प्लास्टिक का बॉक्स होता है इनका, है ना, या फिर कांच का बॉक्स होता है। तो कांच का तो लाते नहीं है इसमें, क्योंकि कांच का टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे एसिड्स को लैब में उसी में रखा जाता है ना, जो ज़्यादा होता है उसको किस में रखा जाता है, आपकी प्लास्टिक की कैन में रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह प्रदर्शित या ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए उन पर। अपने को क्या देना है, ध्यान देना है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता, मतलब H3O, जिसे हाइड्रेनिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, H3O को बोलते हैं हाइड्रेनिया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और OH- हाइड्रोजन ठीक है ना, में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस अभिक्रिया को तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण। मतलब जल के अंदर हम एसिड मिलाएं या फिर क्षार मिलाएं, बेस मिलाएं, तो वहां पर H+ आयनों की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कमी हो जाती है। एवं अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। तनुकृत का मतलब होता है पतले हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लो हो जाती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाइल्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाए, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको अलग से करवाएंगे क्वेश्चनों को, है ना। अब आ गया अपने पास तीसरा पॉइंट 2.3 का, कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप्स के जो अम्ल है वो यूज ले रहे हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप्स के जो अम्ल है या फिर क्षारक है वो यूज में ले रहे हैं। कुछ बात आ रही समझ में, ठीक है ना। ये बहुत तनुकृत ले रहे हैं या कंसंट्रेशन वाले ले रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, मतलब कल तो मैं ठीक ठाक दिख रहा था,
आज वापस इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, कैमरा थोड़ा वेरिएशन कर रहा है तो स्टेबल करवाएंगे। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। माने अम्ल और क्षारक के जो सूचक है उनका पता किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H प्लस आयन प्लस अथवा OH माइनस आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आयन की विभिन्न सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन है जो विभिन्न सांद्रता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग सांद्रता को बताते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था? सोरेनसन। हमारी H प्लस आयनों की सांद्रता पता करने के लिए इसे पुषांश कहते हैं। P का मतलब है पुषांश और हाइड्रोजन के जो पुषांश है वो यहाँ पे शो किया गया है। P का मतलब होता है पुषांश या फिर पोटेंशियल कह सकते हैं हम इसे, है ना। पीएच स्केल, पीएच में P सूचक है। P क्या है? सूचक है, जो कि क्या है? पुषांश है, पोटेंज। क्या कहेंगे इसे हम? पोटेंज कहेंगे, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका शक्ति होता है, पावर होता है। क्या होता है? पावर। वैसे इसे क्या कहते हैं? पुषांश से पोटेंज कहते हैं। इस पीएच स्केल के सामान्य शून्य जो एक जर्मन शब्द है, सामान्यतः शून्य अधिक अम्लता से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। माने 0 से लेकर 14 तक का जो पीएच है उसे क्या कर सकते हैं? हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक? 14 तक हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक हम उसे क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा सार्यता को प्रकट करे, सारकीयता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? सारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनिया आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हम कहें कि जो हाइड्रोनिया आयन है, हाइड्रोनिया आयन का मतलब है H प्लस आयन की सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो वो जो आपका रहेगा क्या? विलयन, वो बहुत ज़्यादा प्रबल विलयन रहेगा। लेकिन यदि हाइड्रोनिया मानी H3O की सांद्रता ज़्यादा रहेगी तो वह जो विलयन है उतना ही क्या रहेगा? सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही वो विलयन क्या होगा? कमजोर होगा, कम होगा। ठीक है ना, कि सांद्रता अधिक होगी तब उसका पीएच कम होगा। क्या होगा? पीएच कम होगा। पीएच कम होगा। पीएच कम होने का मतलब है कि उसमें H प्लस आयनों की सांद्रता ज़्यादा है और वो उदासीन ही नहीं, हम कहेंगे कि वो अम्लीय ज़्यादा है। किसी भी उदासीन विलयन में H जो पीएच का मान है वो क्या होता है? 7 होगा अगर उदासीन है तो। और पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम, अगर किसी विलयन का मान किससे कम है? 7 से कम है, तो अम्लता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अम्लता को दर्शाएगा। ठीक है। और यदि 7 से ज्यादा है, 7 से 14 तक, वो किसको दर्शाएगा? वो दर्शाएगा सार्यता को, जिसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी, इसमें वृद्धि होगी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे।
ठीक है ना। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ जाती है, बढ़ रही है। सामान्यतः सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अंतर्भारित पेपर जानते हो वही पीएच पेपर, ठीक है। कौन सा पेपर, पीएच पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आप इसको समझिए थोड़ा सा। अपने पास ये पीएच स्केल आ गया, क्या आ गया है, पीएच स्केल आ चुका है अपने पास। अगर हम पीएच स्केल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे, तो देखो ये जो हरी पट्टी दिखा रही है वो H प्लस आयनों की सांद्रता को दिखा रही है। जैसे जैसे हम इधर जीरो की तरफ आ रहे हैं H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है, मतलब ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब कि यह प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस कोने पर जो भी रहेगा वो प्रबल रहेगा, प्रबल। लेकिन यहाँ पे प्रबल अम्ल की बात करेंगे, बोले तो प्रबल एसिड की बात करेंगे, और यहाँ जाते जाते OH माइनस आयनों की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। H प्लस आयनों की सांद्रता लगभग कम हो चुकी है, तो यहाँ पर प्रबल ही रहेगा, क्या रहेगा, प्रबल ही रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, क्षार रहेगा, प्रबल क्षार या क्षारक कह सकते हैं हम। बीच के अंदर दुर्बली तो क्षार होते हैं, दुर्बली अम्ल होते हैं, मतलब बराबर की कंडीशन रहती है। बीच के अंदर क्या होता है, दुर्बली तो क्षार होते हैं, दुर्बली अम्ल होते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रल कह देते हैं इसे हम। क्या कह देते हैं इसे हम, न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रबली तो क्षार होता है, दुर्बली तो क्षार होता है, दुर्बली अम्ल होता है। मतलब H प्लस आयनों की सांद्रता भी लगभग OH माइनस आंद्रता उसके बराबर ही होती है। चले अब आगे अपने पास कुछ है, थोड़ा सा है कि लार खाने से पहले का पीएच मान क्या होगा, आप चेक करेंगे और हमें बताएंगे, ठीक है। और खाने के बाद नींबू का रस का पीएच कितना होता है, रंग रहित वातित पेय का क्या होता है, गाजर का रस का क्या होता है, कॉफी का, टमाटर का, नल के जल का तो 7 होता है, ठीक है। और HCl का 1 mm के बारे में बोला है ना, इन सब का अपने को चेक करना है। अब यहाँ पे कुछ दिया है अपने को, ठीक है। मतलब जठर रस मतलब HCl होता है, अपने जठर रस होता है HCl होता है। तो जठर रस का पीएच होता है HCl का इतने का मतलब है कि ये 1 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग पीएच होता है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रबल जो HCl है वो प्रबल अम्ल होता है। नींबू का रस लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये भी प्रबल होता है, जो कि यहाँ देखो 1.2 है, और ये कितना है आपका, ये रहता है 2.2 के करीब। किसके करीब रहता है, 2.2 के करीब रहता है ना। तो ये चिन्ह फिर 2.2 है तो इधर लगाना चाहिए। ये तो पागल है भाई साहब, इधर लगा रहा है चिन्ह, इधर लगाना चाहिए ना, ये तो उल्टा हो रहा है इसमें। तो ये जो है यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच रहता है 7, और रक्त का पीएच आपका लगभग कितना रहता है, 7.4। ये 7.2 से 7.6 के बीच में वेरी करता है ना, 7.3 से 7.5 के बीच में वेरी करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, ये क्षार होता है, इसीलिए जमीन के अंदर यदि अम्लता बढ़ जाए तो उनके अंदर क्या डाला जाता है, उनमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, उनके अंदर डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, बता, क्या डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, हाँ क्या डाला जाएगा, उनमें क्या डाला जाता है। यहाँ तो अक्सर ही गायब हो जा रहे हैं, अपना तो वही सही है, पी सही है प्रोग्राम। यहाँ कम से कम मैं ही कम दिख रहा हूँ, बाकी सब तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा मैं वो दिख रहा हूँ ना ब्लैक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को कौन देख रहा है, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले तो चूने का पानी होता है,
और सफ़ेद दूध या पानी भी कहते हैं इसे। लेकिन चूना भी क्या होता है, क्षारीय ही होता है। जब ज़मीन अपने क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो चूना उसमें डाला जाता है और उसकी अम्लीयता को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रबल रहेगा, उसका लगभग 14 रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल अम्ल होते हैं। आगे चले, चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि अम्ल तथा क्षार की शक्ति, अम्ल और क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रम से H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है कि H+ आयन और OH- आयनों की संख्या कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है कि वो है कितने। H+ आयन कितने हैं, OH- आयन कितने हैं, इनकी सांद्रता पर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। क्या करती है, इनकी सांद्रता पर डिपेंड करती है। चलिए, ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे अपने पास यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानी HCl अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं, जैसे 1 मोलर क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, उत्पन्न, अलग अलग मात्रा में करेंगे। अलग अलग मात्रा में क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, ठीक है। संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जिसमें H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा रहेगी, और प्रबल अम्ल जिसमें OH- आयनों की सांद्रता ज़्यादा रहेगी, वो प्रबल क्षार रहेंगे। जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कम उत्पन्न करने वाले अम्ल कम, H+ आयन यदि कम उत्पन्न कर रहे हैं तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक वही है जिसमें OH- आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा हो तो प्रबल क्षारक होगा, और OH- आयनों की सांद्रता यदि कम है वो दुर्बल क्षार होगा। क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। आगे है अपने पास दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डेली लाइफ, ठीक है, कि डेली लाइफ के अंदर जो अपना pH है उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे ना। क्या पौधों एवं पशु का pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच में कार्य करता है। pH परास के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्णन pH परास में ही जीवित रह सकता है। जो जीवित प्राणी है केवल संकीर्णन परास में ही क्या रहता है, जिस संकीर्णन का मतलब सकड़े परास में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। अपना जो शरीर का pH है 7.7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। अगर इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो अपन भाई साहब ऊपर चले जाए, जल्दी सट जाए, ठीक है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो, 5.6 से क्या हो, कम हो, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कौन सी वर्षा कहलाएगी, अम्लीय। 5.6 से ज़्यादा हो तो अम्लीय वर्षा नहीं कहलाएगी। जो पहली बारिश होती है, जो बारिश के सीजन की पहली बारिश होती है, वो अम्लीय वर्षा ही होती है। अम्लीय वर्षा जल जब नदियों में प्रवाहित होता है तो नदियों के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसे नदी में
जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। क्या आप जानते हैं जो शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव? नहीं, कभी जीवन संभव नहीं हो पाएगा अगर ऐसा ही उसका वातावरण रहा तो। आगे चलें। आगे है कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अगर अपने बगीचे का जो मिट्टी है उसका पीएच ज्यादा है, क्या है? उसका पीएच ज्यादा है, तो भाई साहब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अपने जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं लग पाएंगे। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न संस्थानों से मिट्टी एकत्रित की जाती है। क्रियाकलाप 1.12.12 में के अनुसार पीएच की जांच कीजिए और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं, किस टाइप के पौधे वहां पनप रहे हैं, उपज रहे हैं। चलिए आगे अपने क्रियाकलाप है 2.12। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिएगा, उसमें 5 ml जल मिलाइएगा। कितना ml जल मिलाइएगा? 5 ml मिलाइएगा। परख नली की सामग्री को हिलाइएगा, जो उसमें मिट्टी डाली गई उसे डिसॉल्व कीजिएगा। सामग्रियों को छानिए एवं परख नली में निषादन एकत्रित कीजिए। जो परख नली है उसके अंदर निषादन एकत्रित कीजिए, मतलब छानने के बाद जो पानी बचा है उसको अलग निकालें। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से, मानिए जो पीएच पेपर है उसकी सूचक उससे निषादन पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ये तो लैब में करेंगे, लैब तो अपने पास उपलब्ध है नहीं, तो जहां लैब उपलब्ध हो आप लोग वहां पे इस क्रियाकलाप को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चीजें पहचान में और समझ में आप लोगों को आने लगेगी। आगे चलते हैं। आगे अपने पास हमारे, एक बार इसको रिफ्रेश ही कर लूँ ना, फालतू में ये बार बार में उल्टा सीधा चल रहा है। अपने को इसको रिफ्रेश ही कर लेना है। ठीक है, आगे चलिए। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, पाचन का मतलब है जो अपना स्टमक है उसका पीएच आखिरकार है कितना? जो अपना पाचन तंत्र है उसका जो पीएच है वो आखिरकार है कितना? ठीक है ना। चलिए ठीक है, कि जो अपना पाचन तंत्र है उसका पीएच कितना है ये अपने को पता करना। ठीक है, अब थोड़ा सा कि मैं ठीक ठाक उजाला हो गया। पहले क्या है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि इसका जो कलर है ना
अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हो ही जाता है ऐसा। डे लाइट, और इसमें डे लाइट है अपना, तो डे लाइट जैसा लगा के चले। ये वाइट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस में ऑटोमेटिक वाइट है ना, तो इसमें दिक्कत हो रहा है। ये डे लाइट लगा के चलेंगे तो ऐसा ही अपने को दिखता रहेगा। समटाइम्स इसमें क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम है जो ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, डे लाइट में लगा के चल रहा हूँ तो उसमें ऐसा दिखेगा। ठीक ठाक दिख रहा है, पहले थोड़ा सा बेकार था। एक बार वापस इसको चेक भी कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक तो मैंने हटा दिया है ना, अब ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे। अब थोड़ा सा मेरा कलर चेंज हो गया होगा है ना, पहले ब्लैक बहुत ज़्यादा शो कर रहा था, अब चेंज हो गया। आगे है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच के बारे में बात करेंगे। जो अपना पेट है उसका, यह अत्यंत रोचक है। अपने जो पेट है, स्टमक है, इसका जो पाचन तंत्र है वो एक रोचक है कि हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानी HCl, हमारा जो उधर है HCl उत्पन्न करता है, और यह उधर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपना जो स्टमक है उसको हानि पहुंचाए बिना क्या करता है, ये उसको सहायता करता है। अपच की स्थिति में उधर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अगर अपने पेट के अंदर अपच है तो ऐसी कंडीशन में HCl ज़्यादा उत्पन्न करेगा, जिससे कि उसे क्या करे, जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। खत्म का मतलब है पूरा डाइजेस्ट किया जाए, जिसके कारण उधर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। दर्द एवं जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का मतलब समझते हो ना, इनो जैसे जो पदार्थ हैं वो लिए जाते हैं। जैसे सार्को का उपयोग किया जाता है, एंटासिड सार्को का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन करता है, और इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे दुर्बल सारक का उपयोग किया जाता है। जैसे दुर्बल सारक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे चलिए। आगे है दंत सरण। दंत सरण का मतलब है दांतों का गिरना। दांतों का गिरना, दांत जैसे जैसे कमजोर हो जाएंगे तो दांत क्या होने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। तो दंत सरण है, उसको कैसे रोका जाए, दंत सरण को कैसे रोका जाए। तो यहां अपने पास है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से यदि कम हो जाए। पीएच कम होने का मतलब है, ये मत समझना कि पीएच कम हो रहा है तो और फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। पीएच कम हो रहा है इसका मतलब है एसिड बढ़ रहा है, मुंह में एसिड बढ़ रहा है। और जब मुंह के अंदर एसिड बढ़ेगा तो आपको पता है क्या दिक्कत होंगी। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, गिरना प्रारंभ हो जाता है। और इसका जो इनेमल है, जो दंत वल्क है, दांतों पे देखा ये सफेद सफेद परत जम रही है ना, दैट इज कॉल्ड इनेमल, दंत वलक। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि ये दंत वलक या फिर हम कहें इसे इनेमल, ये हमारे दांतों से हट जाए, और ये कब हटेगा, जब अपने मुंह का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मुंह का पीएच कम हो जाएगा, एसिड अपने मुंह में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अपने मुंह में एक बैक्टीरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। ये अपने मुंह में रहता है, और ये दांतों में जो खाना पस जाता है इसको खाता है। और जब ये खाएगा तो भाई साहब छोड़ेगा भी पीछे से, है ना, खाएगा तो पीछे से क्या करेगा, कुछ छोड़ेगा भी, एसिड छोड़ता है ये। ठीक है, दही के अंदर, दूध के अंदर भी वही बैक्टीरिया होता है जो पीछे से माल छोड़ता है ना। पीछे से क्या छोड़ता है, लेटरिन छोड़ता है, और वही लेटरिन क्या बन जाती है, दही बन जाती है। ठीक है ना, आप वो मत समझना कि वो, खैर उस बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि अपने पेट के लिए बहुत लाभदायक है ना। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं पता नहीं आप लोगों को दही खाने से रोक रहा हूँ या दूध पीने से रोक रहा हूँ ना। पीजिए, वो तो जाएगा, वो बैक्टीरिया तो जाएगा आपके पेट में, नहीं पियोगे तब भी जाएगा,
किसी न किसी माध्यम से जाएगा, मुंह में तो है ही, खैर उसे तो आप नष्ट ही नहीं कर सकते। तो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल का बना होता है। जो अपना एनेमल होता है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। याद रखना, अपना जो एनेमल किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। माने कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, ठीक है। एनेमल जो है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट या फिर इसे हम कहेंगे कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम क्या है? पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? एनेमल। सबसे कठोरतम हड्डी जबड़े की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज हड्डी, और सबसे बड़ी जांग की फीमर। ठीक है ना, समझ में आ गया आपके? यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संसारित हो जाता है। मुंह वैसे जल में तो नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाए तो भाई साहब, मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके मतलब खाके अम्ल उत्पन्न करता है। अम्ल छोड़ता है पीछे से। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए सारकीय दंत मंजन का मतलब है जिसमें समझो कि एसिड कम हो, ठीक है ना, एसिड कम हो का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा का क्या हो जाता है? उदासीन। मतलब हम तो बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में हल्दी है आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में काली मिर्च है, आपके टूथपेस्ट में लौंग है। ऐसे कर करके प्रचार कर रहे हैं ना आज लोग, ठीक है ना। सबसे अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं टूथपेस्ट कौन सा है? नीम का दातुन ठीक है ना, नीम का दातुन। मैं भी उसी से करता हूँ। देखो दांत ठीक ठाक है ना मेरा। हाँ, ये है कि कभी कभार मैं 10-15 दिन में ब्रश से कर लेता हूँ, लेकिन एवरीडे तो मैं नीम के दातन से सुबह शाम करता ही हूँ, है ना। कभी शाम को टाइम नहीं मिले तो सुबह तो करता ही हूँ, क्योंकि मैंने काट के फ्रिज में रख दिए काफ़ी सारे को। आप लोग भी नीम के दातन को काट के कहाँ रख दे? फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि वो सूखे नहीं, ठीक है ना। सूखे नहीं। अब उसको बाहर निकाले और उसको खाइए। एक तो मुंह में कड़वा कड़वा और जाएगा। कड़वा अपने को कड़वा नहीं, वो अपने को स्वस्थ बनाए रखेगा, ठीक है ना। क्या बनाए रखेगा? अपने को स्वस्थ बनाए रखेगा। तो अपने को उसी का यूज लेना चाहिए। समटाइम्स हमें दांतों से साफ करना चाहिए। खैर, कोई भी ऐसी आज तक वो नहीं बनी है, क्या बोलते हैं, पेस्ट जो दांत को सही से साफ कर सके। और ये सब नुकसानदायक होती है, चाहे कोई सी कंपनी का ले लो, पतंजलि का ले लो, कोलगेट का ले लो, और ये मैक्स फ्रेश जो ले लो, सारे के सारे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हाइजेनिक केमिकल है, और ये जो इनके अंदर केमिकल से बन के आते हैं सब कुछ ही नहीं। वो तो नमक पानी और नमक लौंग और ये सब, ये तो बहाना है, कुछ भी नहीं है। चेक करवा के देखो, फैली मिलेंगे सारे। कैंसर जनित कैंसर पैदा करते हैं ये। खैर, करते ही हैं, सारी दुनिया ही कर रही है तो अपने को भी करना ही पड़ेगा। लेकिन बचें, है ना। महीने में 2-4 बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो दातुन काम में ले। अगर वो नहीं है तो बबूल, देसी बबूल की है, उससे यूज ले सकते। कड़वी लगती है आप लोगों को तो देसी बबूल से भी कर सकते हैं। कीकर वाले बबूल से नहीं। बबूल मानी तो बोड़िया हमारे बोड़िया कहते हैं गाँव भाई। सह को रोका जा सकता है। सह को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। सह का मतलब होता है गिरने से रोका जा सकता है। आगे आ गया अपना पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की क्या? आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? बताओ। पशुओं का डंक मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है। जिसके कारण क्या होता है? दर्द। लाल चींटी खा जाती है ना, तो वहां पे देखो कितना दर्द होता है, जलन होती है ना, लाल चींटी खा जाती है तो लाल चींटी होती है, चिन्नी सी।
ये जो काली चींटी खा जाती है तो खैर खाती नहीं है पहली बात, और खा भी जाती है तो कुछ दर्द नहीं होता, इसमें एसिड बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा लगा दो। अगर मान लीजिए बिच्छू खा गया ना, तो जहाँ पे डंक मारा गया है वहाँ बेकिंग सोडा लो, खाने का सोडा जो हम बाटियों में डालते हैं ना, बाटी बनाते टाइम, दाल बनाते टाइम डालते हैं ना उसके अंदर बेकिंग सोडा, तो वो लो और उसको थोड़ा सा पानी मिला के पतला कर लो, जहाँ पे उसको खाया रगड़ दो वहाँ पे, थोड़ी देर में खल्लास, मामला सही हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा वो। दुर्बल सारक के उपयोग से आराम मिलता है। क्या मिलता है? आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। जो नेटल एक पौधा है ना, उसका चित्र आने वाला है, नीचे आएगा, नेटल आ रहा है, देखो ये दिख रहा है थोड़ा सा। तो नेटल का जो डंक है, डंक का मतलब है कि ये नेटल का पौधा है, उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो डंक ही कहलाते हैं उसके। उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, वो मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है। अब नेटल का पौधा अगर वो अपने लग गया, उसके डंक लग गए, तो उसी के पास ही एक पौधा और होता है, डांक का पौधा, ठीक है ना। किसका पौधा होता है? शायद डांक का पौधा होता है। उस पौधे से क्या किया जाता है? उसका इलाज किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है, माने उसी के पास उसका इलाज भी उगता है। नेटल के पौधे के पास ही उसका क्या होता है? इलाज भी रहता है वहीं पे। अब ये आ गया अपना नेटल का डंक। नेटल का डंक है, नेटल का कांटा। कितनी हरी पत्ती अच्छी लग रही है ना हरी हरी पत्ती। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। प्रकृति किसके विकल्प देती है? उदासीनीकरण। कहने का मतलब है कि भाई साहब अगर कोई बीमार होगा ना, तो उसका इलाज उसी के पास ही मिलेगा, आसपास ही मिलेगा, दूर नहीं। डॉक्टर के पास तो हम जोरी से जाते हैं ना लेकिन इलाज पास में ही होता है। जैसे मैं कहूँ कि नेटल का एक शाकीय पादप है, नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उगता है, और इसी के पत्तों पर डंक नुमा बाल होते हैं। अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। डंक जैसा क्या होता है? दर्द होता है। इनके बालों में क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, और मेथनोइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण ये दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान, माने जो पारंपरिक तौर पर इसका इलाज जो है डंक वाले स्थान पर डांक की पौधों की पत्तियों द्वारा रगड़ के किया जाता है, ठीक है। रगड़ के क्या किया जाता है? किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के होते हैं। डांक के पौधे जो हैं, किसके पौधे? मैंने कहा ना, डांक के पौधे की जो पत्तियां हैं वो इसी के पास ही उगते हैं, नेटल के पास ही उगते हैं। ये कहा ना, ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डांक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा? सारी होगा, जब वो अम्लीय हो तो सारी होगा। आप जब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना पड़ा होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगाने को प्रभावित होता है, जो डंक लगाने को क्या होता है? प्रभावित करता है। तो अपने को ध्यान रखना है ऐसे ही चीज़ों का क्या करना है? अपने को ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे अपने पास 2.3 है, कुछ प्राकृतिक अम्ल। मानिए जैसे सिरका हो गया, ठीक है। ये सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड होता है ना। ये सिरका कहाँ डाला जाता है? जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें डाला जाता है। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार को खराब नहीं होने देता है, ठीक है। कुछ मात्रा में डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। संतरा में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली के अंदर होता है, आप लोग रोज खाते होंगे पतासी, उनमें इमली डाली जाती है। आजकल तो टार्टरी भर देते हैं जिससे कि लूज मोशन और लग जाते हैं, दस्त ठीक है ना। तो टार्टरी वाली पतासी नहीं खाएं, इमली वाली खाएं, ओके। तो इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। ये प्राकृतिक अम्ल है, और वो टार्टरिक अम्ल जो मिलता है वो प्राकृतिक नहीं, वो आर्टिफिशियल बनाया गया है कंपनियों में। टमाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि टमाटर, और उसी दिन आप दूध नहीं पिए। टमाटर की सब्जी खा रहे हैं तो उस दिन दूध ना पिए आप लोग। क्यों? कि अगर आप लोगों ने उस दिन दूध पी लिया टमाटर की सब्जी खाने के बाद, तो मेरे भाई आपके हो जाएंगे पथरी, किडनी स्टोन हो जाएगा। क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड और उसमें होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है,
क्या बना लेता है, दोनों संयोग करके अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट दैट कॉल किडनी स्टोन। किडनी स्टोन आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई अगर हम खाने में कोई मिट्टी चले जाए, कोई कंकर चला जाए, पत्थर चले जाए अपने पेट के अंदर, उससे होता है ना, उससे नहीं होता है, ठीक है ना। ये किससे होता है, दूध से। और इसलिए इसीलिए बोले बीज वाली सब्जी खाना कर दीजिए बंद, जब किसी की किडनी स्टोन हो जाए तो। प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये खट्टा दूध है, खट्टा दूध, दही। इसमें क्या होता है, दूध 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 या दही होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, दूध में भी होता है, ध्यान रहे। बिना खट्टे दूध जो है, दूध है, उसके अंदर भी कुछ मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी जो मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें दूध दही डालते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, और वो दही क्या करती है, लैक्टिक एसिड को बढ़ा देती है, ठीक है ना। और वो बैक्टीरियाओं को बढ़ा देती है, लैक्टिक बैक्टीरियाओं को बढ़ा देती है, लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया उनको बढ़ा। नींबू में कौन होता है, वही सिट्रिक एसिड होता है। इधर भी देखो सिट्रिक एसिड ही था, संतरा और नींबू एक कुल के ही पौधे हैं, ठीक है, इनके अंदर वही सिट्रिक एसिड होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, और नेटल का डंक में भी मेथनोइक अम्ल ही होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को। आगे चलते हैं, यदि और है तो और थोड़ा सा पढ़ते हैं, काफ़ी सारे हैं अभी तक तो। ओ माय गॉड, उधर ही बीच में अटका हुआ है। पेज नंबर कितने हो गए, पेज नंबर हो गए भाई अभी अपने पास, कहाँ है, 31 32 है शायद, 32 33 है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो साधारण नमक, वो भी काफ़ी सारे हैं अभी तो, कोई बात नहीं, कितना समय लगेगा, सब पढ़ेंगे। एक ही क्लास में खल्लास करेंगे इसे, हो गया कि 1 घंटा अपने इस क्लास को, 46 मिनट हो गई। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। लवणों के संबंध में अधिक जानकारी, किनके संबंधों में, लवणों के संबंधों में। लवण क्या होते हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, है ना, इन सब के लवण होते हैं। तो लवणों के संबंध में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं अपन भी, है ना। पिछले भागों में हमने विभिन्न विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों के निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण गुणधर्म, आइए इनके जो निर्माण है, गुणधर्म है, उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे लवण परिवार की बात करेंगे हम, कौन से परिवार की बात करेंगे हम, लवण परिवार की। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 13 आ चुका है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। अब अपने को लवण के सूत्र लिखने हैं, ये अपने पास काफ़ी सारे आ गए, ठीक है। अब देखो पोटेशियम सल्फेट, आप लिखोगे पोटेशियम को क्या कहते हैं, सल्फेट को K2SO4 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है। सूत्र देख लेना भाई, यहाँ पे हो सकता है गड़बड़। कैल्शियम सल्फेट देख लेना आप, है ना, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, चेक कर लेना यहाँ पे ना। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो CuSO4 ही होगा, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में क्या है, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम NaO3 होगा शायद, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 नाइट्रेट, NaNO3 होना चाहिए ना, क्या होगा, NaNO3 देख लेना इसका ना, इसका सूत्र थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। सबको ही उड़ाएगा अब तो, धीरे धीरे पूरा ही बंद करेगा क्या भाई, उड़ा रहा है धीरे धीरे सबको एक एक गायब हो रहा है, ठीक है। चलो मैं वापस से ले आऊँगा उनको।
अब रुक गया, अब वापस आने लग गया। चलो आता रहेगा, अपने को क्या है। ओके, इन सब का आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब। आगे हो गया कि उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिनके उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन एवं या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl हो गया, Na, Na2, ये सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट तो मैंने सही लिखा है, सोडियम लवण के परिवार का है। और इसे NaCl एवं KCl माने होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। KCl का क्या होता है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड है, क्लोराइड लवण के परिवार के ही हैं। इन क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं, वो करेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। कितने परिवारों की आप पहचान कर सकते हैं और आप लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आ जाएगा लवणों का pH कितना होता है, तो लवणों का pH होता है भाई 7, ठीक है। लवण न्यूट्रल रहते हैं, है ना। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब लवण का यदि अम्ल जल का pH 7 के करीब होता है तो इसका भी pH 7 के करीब ही होगा। तो चलिए करते हैं क्रियाकलाप। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्रित कीजिए और इन सब के एकत्रित कर लो और जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। आश्रित जल का मतलब जानते हो, डिस्टिल वाटर का ही उपयोग करेंगे, आसूत जल, इसे हम आसूत जल भी कहेंगे, आसूत जल, ठीक है। आसूत जल का ही क्या करेंगे आप लोग, उपयोग करेंगे। लिटमस पर इनके विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए। पीएच पेपर का उपयोग करके पीएच के मान का पता लगाएं। कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होते हैं वो पता लगाएं। और लवण बनने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षारक की पहचान करनी है। अम्ल एवं क्षारक की क्या करनी है, पहचान करनी है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखना है। जो भी अपने प्रेक्षण आए उनको 2.4 में आप लोग लिख दें। ये 2.4 है, इसमें आप लोग मेंशन कर दें। आगे आ गया है कि जो प्रबल अम्ल है, क्या है, जो प्रबल अम्ल है एवं प्रबल क्षारक के लवण का pH 7 होता है। कितना होता है इनका pH? 7 होता है। तथा ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं ये? उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, प्रबल तो अम्ल तो प्रबल रहने चाहिए, क्षारक दुर्बल रहने चाहिए। क्षारक क्या होने चाहिए? दुर्बल के लवण का pH मान 7 से कम होगा। pH मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय होते हैं या फिर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के जो लवण हैं उनका pH 7 से ज्यादा होता है और ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अब आ गए जो अपने घर के अंदर साधारण नमक लिए काम में लिया जाता है, NaCl जो काम में लिया जाता है, उसका रसायन में क्या यूज है? रसायनों में क्या यूज है? यहाँ C बढ़ाएगा ना, ध्यान रहे। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जितने भी जो मैक्सिमम केमिकल बन के आते हैं, या तो पेट्रोलियम पदार्थों से बन के आते हैं या फिर नमक से बन के आते हैं, मैक्सिमम केमिकल। ठीक है, केमिकलों से तो बनते ही हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, मानी नमक कहते हैं। और इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। रोज मिलाते हैं ना, अरे नमक कम हो गया, आने दे, नमक ज्यादा हो गया, हाँ तो गड़बड़ हो गई, फिर पत्नी से लड़ाई हो जाती है मेरी, नमक ज्यादा डाल देती है तो। हाँ,
तेरे को ध्यान नहीं था, तूने नमक ज्यादा कैसे डाल दिया। ठीक है। आपने देखा होगा कि उदासीन यह एक उदासीन लवण है। क्या होता है? एक उदासीन लवण होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्री जो जल है उसमें कई प्रकार के जो लवण है घुले होते हैं, घुले होते हैं। और इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इन लवणों से क्या किया जाता है? जो सोडियम क्लोराइड है उसको पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेपण होता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का क्या होता है? विक्षेपण होता है। निक्षेपण का मतलब वो जम जाते हैं। बड़े आकार में, मानी बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्राय अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। और इसे खनिज नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया हो। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। जो खनिज नमक है उसका जो खनन है वो भी किसकी तरह ही होता है? कोयले की तरह ही होता है। कोयले की तरह ही उसे भी खानों से निकाला जाता है। ये हमारे गांधी जी है, जब नमक तोड़ो आंदोलन उन्होंने किया था, शायद 1919 में किया था इन्होंने, दांडी यात्रा की थी। वहां नमक बना के नमक कानून का इन्होंने तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय कोई भी व्यक्ति आज से नमक नहीं बनाएगा, केवल कंपनी बनाएगी। तो इन्होंने जाके नमक कानून तोड़ा था। नहीं भाई, ये तो हमारी बेसिक आवश्यकता है, पूरे भारत के लोग खाते हैं ना, इस पर हम बिल्कुल भी कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाने देंगे। चले आगे। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? नमक क्या था? एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, क्योंकि अंग्रेज इतने गधे आदमी थे ना, उन्होंने नमक पर भी कानून लगा दिया था। मतलब भारतीय लोगों को वो चाहते थे कि कहीं से नहीं छोड़े, इनको हर तरफ से मार मार के खा जाए, है ना। क्या करे, पर खैर उन्होंने काफी प्रयास किया भारतीय लोगों को नष्ट करने का, खत्म करने का। लेकिन भारतीय लोग ऐसे नष्ट हो जाएंगे क्या? छोटे मोटे नहीं है भाई, हम भारत के हैं, और भारतीय लोग ऐसे ही नष्ट नहीं हो जाते, ठीक है ना। युगों बीत जाएंगे। क्या हो जाएंगे? युगों बीत जाएंगे। हमारी ये संस्कृति है, हमें कोई कैसे नष्ट कर सकता है? कितने ही लोग आए, कितने ही लोगों ने हमें नष्ट किया, लेकिन आज भी हम क्या नहीं हुए? नष्ट नहीं हुए। क्या नहीं हुए? हम नष्ट नहीं हुए। हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है ना। ये जो हमारी हस्ती है कभी मिटी भी नहीं है और मिटेगी भी नहीं। ये भारत है, और भारत कभी नष्ट नहीं हो सकता। भारत की संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, साधारण नमक। कौन सा नमक है? साधारण नमक, माने रसायनों का कच्चा पदार्थ या रसायनों का राजा भी कह सकते हैं हम इसे। मान इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनाने में काम आएगा। वॉशिंग सोडा मतलब धोने का जो सोडा है वो बनाने के काम आएगा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, और वॉशिंग सोडा माने धोने का सोडा। व्यंजक चूर्ण भी बनाने के काम आता है, आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग भिन्न भिन्न पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे अपने पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम तो सोडियम ही आ रहा है, हाइड्रोक्साइड भी आ रहा है। बनाया कैसे जाता है? इसे क्लोरसार अभिक्रिया से बनाया जाता है। देखते हैं क्लोरसार अभिक्रिया क्या है। सोडियम है ना, पोटेशियम के बाद दूसरे नंबर का सबसे सक्रिय पदार्थ है। मानी पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय पदार्थ है, उसके बाद में सोडियम सबसे ज्यादा है। पानी से बहुत ज्यादा अभिक्रिया करता है, पानी में डालते हैं ब्लास्ट हो जाता है भाई साहब, फटाक।
चले आगे। मानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण, मानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर, जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, क्या होकर, वियोजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। वापस से समझिए कि सोडियम क्लोराइड मानी नमक के जलीय विलयन, मानी जल में वाले विलयन के अंदर विद्युत प्रवाहित करने पर, मानी जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, क्या कर दें? विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, करंट प्रवाहित कर दें, तो यह वियोजित होकर, वियोजित का मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है, माने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। और इसी अभिक्रिया को हम क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। क्या अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। मानी साधारण नमक से विद्युत प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाना ही क्लोर सार अभिक्रिया है। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन मानी क्लोर और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मानी क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। यहाँ नमक के 2 अणु लिए और पानी के भी 2 परमाणु ले लिए, परमाणु ले लिए। यहाँ 2 ही क्या बनेगा आपका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। कुछ मात्रा में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी जो कि बाहर उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विभिन्न उपयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विभिन्न उपयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विभिन्न उपयोग। यहाँ पे क्लोर सार अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे क्लोर सार अभिक्रिया हो रही है। इसको समझिएगा कि यहाँ अपने पास कौन सा विलयन लिया? NaCl, नमक लिया, NaCl लिया और उसमें जल डाला। क्या डाला? जल डाला। जल डाल के इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। क्या प्रवाहित करवाई? विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड है, एनोड बोले तो प्लस, ये कैथोड है, कैथोड बोले तो माइनस। ठीक है। चूंकि आप लोगों को पता है कि जो क्लोरीन है वो नेगेटिव क्या रखता है? आयन रखता है, तो पॉजिटिव आयन की तरफ भगेगा, मतलब इधर आके इसके साथ बैठ जाएगा प्लस माइनस करके, है ना? प्लस माइनस एक साथ आएंगे। तो क्लोरीन तो आएगा एनोड पर और कैथोड पर आ जाएगा आपका सोडियम, क्योंकि सोडियम तो पॉजिटिव होता है। सोडियम सॉरी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। सोडियम तो आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन भी इधर ही आएगा क्योंकि हाइड्रोजन भी H प्लस आयनों की सांद्रता रखता है, जबकि माइनस है, माइनस प्लस साथ में बैठेंगे। ठीक है। ये जो अभिक्रिया होगी इसके अंदर क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। काफी प्रयोग है इसके अलावा भी। आगे आ गए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं शायद विरंजक चूर्ण को, विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक बात है। और इस गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो क्लोरीन गैस निकलती है ना, इसी अभिक्रिया से जो क्लोरीन गैस निकलती है उस गैस का विरंजक चूर्ण के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, सूक्ष्म माने सूखा बुझा हुआ चूना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। मतलब इसकी और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है, वहां से अपने को विरंजक चूर्ण मिलता है, जिसे हम कहते हैं CaClO और बाहर ये और जल और क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड से तो अपने मतलब नहीं है, लेकिन अभी मतलब है विरंजक चूर्ण से। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के लिए विरंजन के लिए
कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में कपड़े साफ कपड़ों को विरंजक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाओं को मारने के लिए। आगे आ गया अपने पास बेकिंग सोडा, जो कि कपड़े धोने के काम में आता है। बेकिंग सोडा है ना, जिससे कि साबुन बनते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े, और बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा में वॉशिंग सोडा समझ लिया यार इसको, सॉरी। बेकिंग सोडा तो भाई साहब खाने का सोडा है। कौन सा सोडा है? खाने का सोडा है। बेकिंग सोडा कौन सा सोडा है भाई? ये अपना खाने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है ये? खाने वाला सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा कौन सा सोडा है? अपना खाने वाला सोडा है। इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े, मतलब पकोड़े में डालने से क्या हो जाता है? पकोड़े फूल जाते हैं, बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र पकाने के लिए भी किया जाता है, जैसे दाल में डाल देते हैं। कई जगह का पानी ऐसा होता है जहाँ से दाल अच्छे से बनती नहीं है, तो वहाँ पे इसको डाल दिया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है ना। यहाँ पे आ गया सोडियम क्लोराइड आ गया, उसमें जल मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और NH3, ठीक है, अमोनिया जो गैस है NH3 है, अमोनिया, वो मिलाया जाएगा, अमोनियम वो मिलाया जाएगा। तब क्या बनेगा अपने पास? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसका निर्माण हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। और ये जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। माने सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए किस किस का यूज किया गया? नमक का यूज किया गया, जल का यूज किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया, और इसमें थोड़ा सा अमोनिया का यूज किया गया, NH3 अमोनिया का यूज किया गया। इसमें अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा अलग से, और एक और बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच की थी। क्या आप संबंध स्थापित कर सकते हैं कि इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल संसारक है, संसारक क्षारीय लवण, दुर्बल संसारक क्षारीय लवण है। दुर्बल संसारक क्या है? क्षारीय लवण, दुर्बल संसारक क्षारीय लवण। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हम गर्म करें तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कि अगर इसको ऊष्मा दी जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और जल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, यदि इसे गर्म किया जाए तो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग घरों में अनेक प्रकार में किया जा सकता है। अब इसका उपयोग करेंगे बेकिंग सोडा माने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 2 नहीं आएगा ना, 1 2 3 4 5। टू नहीं आएगा ना। ठीक है, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्ट्रिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है, एक मंद खाद्य अम्ल है। टार्ट्रिक अम्ल जो है
अगर ये कर दें तो ये मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होती है। अगर जल में मिलाएं इसको तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो 8 जो है इसके साथ मिलाए जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अम्ल का सोडियम लवण मिलेगा। अम्ल का क्या मिलेगा? सोडियम लवण मिल जाएगा अपने को। ये टार्ट्रिक अम्ल है। H8 जो है टार्ट्रिक क्या है? अम्ल है। और कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? पाव रोटी में भी किया जाता है। खूब पाव बनाओ और खूब मजे से खाओ। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है। केक में क्या उठाया जाता है? खमीर उठाया जाता है। इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक घटक है। एंटासिड का एक क्या है? घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडियम अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल है। सोडा अम्ल अग्निशामक है। आग बुझाने का जो यंत्र है उसमें भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में आगे आ गया अपना धोने का सोडा, जिससे कि साबुन वगैरह का निर्माण किया जाता है। कौन सा सोडा? धोने का सोडा, जिससे कि साबुन वगैरह का निर्माण किया जाता है। उसकी बात करें, उसकी हम चर्चा करें तो क्या है जरा देखिएगा कि Na2CO3.10H2O धोने का सोडा किसका है? धोने का सोडा है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। जो बेकिंग सोडा है उसे गर्म करके क्या कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं। इससे ही साबुन वगैरह का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। फुल नाम है इसका Na2CO3.10H2 है ना। 10H2O का मतलब है यहाँ पे 10 परमाणु होते हैं जल के। किसके परमाणु होते हैं? 10 परमाणु होते हैं जल के। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? ये आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है रसायनों के रूप में। आगे धोने के सोडे का उपयोग किया कहाँ कहाँ? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स और सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्थायी कठोरता यदि हमें जल की हटानी है, ठीक है। स्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो पदार्थ हैं उनके कारण आती है। ठीक है। उनके कारण जल में अगर मैग्नीशियम का और कैल्शियम के पदार्थ ज्यादा मात्रा में है तो स्थायी कठोरता आ जाती है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में सूक्ष्म हैं? लवण के क्रिस्टल वास्तव में सूक्ष्म हैं, सूखे हैं? चले चेक करते हैं है कि नहीं है। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए गए हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्या लिए गए हैं? क्रिस्टल लिए गए हैं। जल की बूंद मिलाई, उसमें 1-2 बूंद मिला दीजिए, है ना। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आएंगी? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। चेक कीजिए कि इसमें जल आया नहीं आया। नहीं आया तो 2-3 बूंदें आप क्या कर देंगे? डाल देंगे।
आप क्या परीक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? ठीक है ना, आगे देखेंगे कि इसको गर्म किया गया है, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर क्या क्या हो रहा है। खड़े खड़े पाँव ही दुख जा रहे हैं यार मेरे तो आज। शुष्क का मतलब होता है सूखे। शुष्क वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलों में क्या होता है? क्रिस्टलन का जल होता है। और जब हम क्रिस्टलन को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यह जल हट जाता है। जल क्या हो जाता है? हट जाता है। एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। लवण का रंग क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं, क्रिस्टल को आप पुनः जल से क्या करते हैं? भिगोते हैं, तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। जो क्रिस्टल है उसका नीला रंग क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। अगर उसे भिगोया जाए तो नीला रंग क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। गर्म करने के बाद वो नीला रंग छोड़ देता है, गायब हो जाता है। वापस उसमें यदि जल डाला जाएगा तो वापस नीला रंग आ जाएगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। क्रिस्टलन का क्या कहा जाता है बाबू मेरे? जल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2, मतलब इसमें 5 मात्रा में 5 अणु होते हैं जल के। क्या आप अब बता सकते हैं कि Ca2CO3.10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं है? क्योंकि इसमें कितने हैं? 10 हैं। जिप्सम है ना। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसे क्रिस्टलन का जल होता है, जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। और इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं क्रिस्टलन के जल के? 2 अणु होते हैं। इसका उपयोग CaSO4 मानिए कैल्शियम सल्फेट है, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, कि 2H2 है ना, 2 अणु होते हैं। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान दें। आगे आ गया अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया। इसमें कितने अणु होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? माने जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग देता है। अगर जिप्सम को कितना गर्म कर दिया जाए? 273 केल्विन पर गर्म करें तो जो अपन अणु है इसको क्या कर देगा? ये त्याग देगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे। हेमी या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। अर्ध का मतलब है आधा, मतलब इसमें क्रिस्टलन का जल कितना होता है? आधा अणु होता है। कितना अणु होता है? आधा अणु होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर बांध देते हैं ना, तो सही जगह पे स्थिर करने के लिए कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक सफेद चूर्ण है, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है, कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। आगे आ गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसमें 1.5 अणु यदि और जल के डाले जाएं तो इसमें कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हो जाएंगे क्रिस्टलन के। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? जिप्सम बना दिया जाएगा, थोड़ा सा उसमें जल डाल के। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है।
जल का आधा अणु केवल कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह चिकना करने, माने पुट्टी जैसा होता है ना, पुट्टी जैसा ही एक प्लास्टर किया जाता है जिसे हम क्या POP कहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी इसी के लिए, माने चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करके कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, मानी पता करें कि कैल्शियम सल्फेट का आधा जो है, कोई आधा अर्ध कोई हम क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और चैप्टर शायद लगभग समाप्त हो गया है, आगे देखेंगे और कुछ पार्ट है क्या, यहाँ होना तो चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है। क्या आपने क्या सीखा, ये इसका थोड़ा सा यहाँ पे विवरण मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग इन्हें ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने वैसे पहले पढ़ लिया है। और आगे जो अभ्यास प्रश्न है इन सब को हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, उसके अंदर 1 चैप्टर की 1 क्लास में हम इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक दोनों सेशन मिला के आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।